नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस। ठीक है, और डीजेनरेसी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया? तो जो पढ़ना है मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। तो डीजेनरेट आइगन फंक्शंस क्या होता है, नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन क्या होती है। समझ में आया? ठीक है, तो दो छोटे छोटे से टॉपिक है हमारे, इनको आज हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, द सपोर्ट दैट यू विल गिव विल हेल्प मी इन जनरेटिंग मोर कंटेंट। समझ में आया? ठीक है ना, तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो डीजेनरेट आइगन फंक्शंस क्या होता है। देखो आइगन फंक्शंस के तो बारे में हम जानते हैं, है ना। समझ में आया? तो आइगन फंक्शंस क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है, क्या है, एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर जब हम वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन करता है वेव फंक्शन का, और वो वेव फंक्शन जिस भी क्वांटम पार्टिकल का होगा, सिस्टम का होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। समझ में आया? इन्फॉर्मेशन, पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, स्पिन क्या है, एनर्जी क्या है। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें सारी हमें मिलेगी। तो जब हम उस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे ना किसी वेव फंक्शन पर, तो ठीक है ना, तो हमें कुछ मल्टीपल मिलेगा और वही वेव फंक्शन पुनः जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कंडीशन यदि आती है तो ये हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये इसको हम आइगन इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो डीजेनरेट आइगन फंक्शन क्या कहता है, देखो ये जो वेव फंक्शन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइगन फंक्शन बोलते हैं। इसको आइगन वेक्टर भी कहा जाता है। समझ में आया? क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। लैम्डा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। समझ में आया? मैं बस आपको रिपीट कराया। अब देखो डीजेनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है। देखो कोई भी सिस्टम हमारे पास यदि है और उस सिस्टम में ना इफ एन ऑपरेटर हैज मोर देन वन आइगन फंक्शन, कोई ऑपरेटर है, मान लो डी एक ऑपरेटर हो गया। समझ में आया? ए बी सी जो भी आपको नाम लेना है वो ले लो, है ना। उस ऑपरेटर के मोर देन वन आइगन फंक्शन हो, मान लो मैंने वेव फंक्शन 1 पे अप्लाई किया तो कुछ मुझे मिला, मैंने ना इस सेम ऑपरेटर को ना एक और दूसरे वेव फंक्शन पर अप्लाई किया, या मैंने इस ऑपरेटर को ना वेव फंक्शन इस पर अप्लाई किया, यानी एक ऑपरेटर है और मोर देन वन आइगन फंक्शन। देखो बहुत सारे आइगन फंक्शन हो गए एसोसिएटेड विद सेम आइगन वैल्यू। यदि ये सेम ऑपरेटर ना डिफरेंट आइगन फंक्शंस पर ऑपरेट करके क्या मिले, सेम आइगन वैल्यू दे दे। देखो सेम आइगन वैल्यू यदि मिल जाए मुझे, ये देखो सेम आइगन वैल्यू। समझ में आया? अब ध्यान से देखो लैम्डा 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 क्या मिल गई है, सेम आइगन वैल्यू मिली है। समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन जब आती है तो इन वेव फंक्शंस को, दीज आइगन फंक्शंस हमको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन फंक्शंस। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट आइगन फंक्शंस। समझ में आया? ठीक है, अब मान लो ये ऑपरेटर एनर्जी का ऑपरेटर होता है। क्या होता है? एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या मिलती, डिफरेंट स्टेट। देखो 3 डिफरेंट स्टेट है, नहीं है, 3 डिफरेंट स्टेट। देखो 5 1 5 2 5 3, है ना। डी क्या मान रहा हूं मैं, मान लो एनर्जी ऑपरेटर है, और ये 5 1 5 2 के 3 डिफरेंट स्टेट है, और ये क्या आता, आइगन वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी का ऑपरेटर क्या देगा, एनर्जी देगा। मोमेंटम का ऑपरेटर क्या देगा, मोमेंटम देगा। समझ में? पोजीशन का ऑपरेटर क्या देगा, पोजीशन देगा। तो 3 डिफरेंट स्टेट के लिए मेरे पास क्या आएगा, सेम एनर्जी आएगी। समझ में आया? ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। ये भी डीजेनरेसी है, ठीक है ना। डिफरेंट आइगन स्टेट्स, ठीक है ना, व्हेन ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर गिव्स सेम आइगन वैल्यू। समझ में आया? तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेसी बोलते हैं। तो डीजेनरेसी यहाँ कितनी है, 3। देखो 1 2 3, तो डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आया? डीजेनरेसी में क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो डीजेनरेसी कितनी होगी, 3। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 1 5 2 कोई 2 अलग अलग आइगन फंक्शंस हैं, और जब डी ऑपरेटर इन पर एक्ट करता है और सेम आइगन वैल्यू देता है ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस केस में ना 5 1 5 2 को हम क्या बोलेंगे कि ये डीजेनरेट है आइगन फंक्शंस। किसके हैं, इस ऑपरेटर के, और सेम आइगन वैल्यू दे रहे हैं। देखो यदि मैं इसकी बात करूं तो डीजेनरेसी कितनी आएगी, समझ में आया, डीजेनरेसी आएगी 2, है ना। समझ में आया? फॉर 2 डिफरेंट स्टेट वी हैव सेम आइगन वैल्यू। समझ में आया? 2 डिफरेंट स्टेट थी और आइगन वैल्यू सेम मिली, तो 2 डिफरेंट स्टेट के लिए आइगन वैल्यू सेम, यानी डीजेनरेसी कितनी है, 2।
समझ में आया। नन डीजेनरेसी क्या आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, उल्टा है इसका। देखो यदि एक ऑपरेटर के ना आइगन फंक्शंस की डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो तो उन आइगन फंक्शंस को हम क्या बोल लेंगे, नन डीजेनरेट आइगन फंक्शन। सिंपल है। मान लो एक ऑपरेटर, मान लो एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है, वेव फंक्शन पर एक्ट करा, हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, मान लो E1 एनर्जी मिला। समझ में, एनर्जी ऑपरेटर ही हमने अप्लाई किया दूसरे वेव फंक्शन पर और हमें क्या मिला, फिर से एनर्जी मिला। समझ में आया, लेकिन डिफरेंट एनर्जी मिला। ठीक है, कोई डाउट है? जी देखो, तो यहाँ पर क्या है, सेम ऑपरेटर तो है, डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैं और डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल रही है। समझ में, पहले केस में क्या था, सेम, ये सेम था, अब क्या है, डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यदि phi1 phi2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन है, देखो phi1 और phi2 डिफरेंट आइगन फंक्शंस हो गए, और एक D1 ऑपरेटर जब ऑपरेट किया तो अलग अलग आइगन वैल्यू आई, λ1 मिला या λ2 मिला। तो ऐसे केस में ना नन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस बोलेंगे हम किसको, phi1 और phi2 को। यदि यहाँ भी लैम्डा होता, यहाँ भी लैम्डा होता, तो हमारे पास क्या हो जाता है, डीजेनरेट आइगन फंक्शंस होता। समझ में आया। और यहाँ डीजेनरेसी कितनी होगी, 0 भी, यहाँ कोई डीजेनरेसी है ही नहीं ना। समझ में आया। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डीजेनरेट आइगन फंक्शन, नन डीजेनरेट आइगन फंक्शन और डीजेनरेसी होता क्या है। अब बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, जो आइगन फंक्शंस ना ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस को फॉलो करते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस होते हैं। कहने का मतलब क्या, देखो बहुत सिंपल। देखो, आइगन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटर आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल। कब बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल, इफ दे सेटिस्फाई टू एसेंशियल प्रॉपर्टीज। देखो इसमें दो, ऑर्थो और नॉर्मल, यानी एक तो ऑर्थोगोनैलिटी होगा और एक नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि कोई आइगन फंक्शन ना इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस। समझ में। अब मान लो हमारे पास सेट है, क्या है, सेट है आइगन फंक्शंस का, ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस का सेट है। अब सेट कहने का मतलब देखो ये है ना, ये मान लो phi1 phi2 phi3 है ना, phi4 5, सिंपल। मेरे पास बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं। अब इनमें से मान लो कोई भी दो आइगन फंक्शन उठा लो तुम, कोई भी दो आइगन। मैंने मान लिया क्या उठाया, एक तो मैंने phi1 उठा लिया और मान लो एक मैंने phi3 उठा लिया, लेट अस अज्यूम। समझ में आया, कोई डाउट है? अब देखो, यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं -∞ टू इन्फिनिटी, क्या करूं, इंटीग्रेट करूं -∞ टू इन्फिनिटी। यदि आपको ध्यान हो, हम खैर चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनर प्रोडक्ट। अब देखो इनर प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से समझना। देखो स्केलर, वो जब हम क्लासिकल फिजिक्स आपको जानते हो, जब हम दो प्रोडक्ट का इनर वो करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो ए वेक्टर और एक मेरे पास बी वेक्टर है। समझ में आया। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट आता है या नहीं आता, क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो यदि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, यानी ऑर्थोगोनल है, क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। कोस 90 0 होता है तो ए डॉट भी 0 आएगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो देखो ऐसे तो हम नहीं लिखते। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, दो ऑपरेटर है phi1 और phi2, उसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। समझ में आया। ये मेरे पास टाउ वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। ये -∞ टू इन्फिनिटी नहीं लिखना है तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ऑल स्पेस। समझ में आया। ये चीज़ें मैंने ना आपको, यदि ध्यान हो, मैंने प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और यदि आप ध्यान से लेक्चर्स को समझते आ रहे होंगे। तो यदि ये 0 आ जाए, या कहूँ मैं सीधी सी बात है, इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो सॉरी यहाँ एक स्टार आएगा, क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, क्यों। अब देखो स्टार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अभी हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको फिर से समझाऊंगा एक बेहतर एग्जाम्पल से, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यदि ये 0 आ जाएगी तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। समझ में आया। और इन वेव फंक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आइए इसको ना और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हम, ताकि चीज़ें हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे पास दो वेक्टर है कोई, जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में वैसे जनरली पढ़ते हैं, मैंने जैसे बताया ए डॉट बी, दो वेक्टर है ना, 0 आ गया तो ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे को, है ना। ये ए बी क्या है, ए जो है परपेंडिकुलर है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में देखो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ऐसे नहीं लिखते हम, वहाँ पर सिंपली क्या होता है, मान लो मेरे पास और ये है, हम क्या करेंगे, दो वेव फंक्शन हमारे पास दी है, ठीक है,
क्या है, दो वेव फंक्शन है, समझ में आया, ठीक है। अब एक तो कॉन्जुगेट हो गया, मान लो कोई एक वेव फंक्शन फाई, दो अलग अलग वेव फंक्शन 1 और 2 ले लो, 1 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। एक तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, देखो ये दो वेव फंक्शन हो गए फाई, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होगा, और सिंपल ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लिया मैंने, और ऑल स्पेस पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख लो, और ये टोटल वॉल्यूम होगी, समझ में। यदि ये 0 आए, समझ में आए, ये क्या है, 0 आए, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट थे डिरैक, ये अलग अलग होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। एक साइंटिस्ट थे डिरैक, उन्होंने क्या किया, देखो इस चीज़ को जानते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में ना इनको स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट नोटेशन मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है। देखो अभी जितना मैं आपको बताऊंगा बस आपको उतना ध्यान रखना, डायरेक्ट नोटेशन हम और डिटेल में करेंगे, या कैट-ब्रा नोटेशन भी इसको बोलते हैं। देखो मान लो मेरे पास कोई एक वेव फंक्शन है फाई, है ना, तो उसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं, ऐसे नोटेशन में डालते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ऐसे, समझ में आ गई बात, ठीक है। यदि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना हो तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सॉरी ये, ठीक है। अब देखो इसको तो बोलते हैं हम कैट, और इसको बोलते हैं ब्रा, समझ में, कैट ब्रा नोटेशन है, समझ में आया मैंने क्या कहा। अब ध्यान से देखना मेरी पूरी बात, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, बस आप इतना ध्यान रखो फिलहाल के लिए। अब देखो हमें इंटीग्रेशन बार बार ना लिखना पड़े तो हम क्या करते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या है, फाई, तो देखो यहाँ फाई लिख दिया, बाकी यहाँ पर ये है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट नहीं है, तो सिंपली देखो इस फॉर्म में लिखेंगे 1, और ये हमारे पास ये सिंपल, समझ में आया, तो ये फाई है ना, यहाँ पे फाई, तो ये आ गया, ठीक है। यदि ये 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आए, तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कैट और ब्रा को मैंने कैसे लिखा है, देखो ऑर्थोगोनैलिटी इंप्लाइज दैट 2 आइगन फंक्शंस, ये दो अलग अलग आइगन फंक्शंस है, डिफरेंट आइगन फंक्शंस है, ऑर्थोगोनल होंगे कब, यदि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट, या हम क्या बोलते हैं इसको, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हम चीज़ें मैं आपको ना जब हम डायरेक्ट नोटेशन पढ़ाऊंगा तब भी चीज़ें हम सारा ऑपरेटर्स वगैरह ना इन्हीं फॉर्म में, कैट ब्रा की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको आना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देखो फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 5 स्टार आ गया फाई एम का, इसको सिंपल लिखते हैं, ये आ गया प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन लगाया, डी टाउ टाउ टोटल वॉल्यूम हो गया, मतलब इनफाइनेस्टिमल वॉल्यूम, और पूरे पे इंटीग्रेट कर दे, ये 0 आ गया। फाई और जो एम और एन का कहने का मतलब ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो तब होता है ऑर्थोगोनैलिटी। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहने का मतलब है ये दोनों सेम होने चाहिए। यदि आपको ध्यान हो, देखो मैं इसको यदि ऐसे लिखूं, एक ऑपरेटर मैंने ऐसे लिखा है ना, ध्यान से देखो, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, स्टार, इसको सिंपली फाई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिया ऑल स्पेस, है ना, या -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये, अब देखो ये क्या होता है, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपको ध्यान हो, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी शो करता है ना। एक पार्टिकल जिसके पास एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है ना, तो उसके हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी ये शो क्या कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1। मैंने आपको प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन मैंने एक अलग से लेक्चर में ना बताया था, तो इसी को तो हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों यदि डिफरेंट हो तो 0 आएगा, वो ऑर्थोगोनल होगा, सेम हो गए, ऑल स्पेस पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखो, फाई एम है, दोनों सेम है, यानी m = m है, समझ में आया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन। अब देखो इसको जनरलाइज कर दिया, क्या कर दिया है हमने, जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। अब देखो कंबाइनिंग ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन, दोनों को कंबाइन करके देखो सिंपली हमने ये लिखा, देखो फाई एम, ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, और ये सिंपली किसके इक्वल आएगा, क्रोनिकल डेल्टा, समझ में आया, ये 1 और 0। यदि m और n ये दोनों इक्वल हो गए, है ना, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, m ले लो या n ले लो, कुछ भी ले लो, ये 1 आ जाएगा।
तो यदि m इक्वल टू n होगा तो 1 होगा, m इक्वल टू n नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट हो गए तो ये 0 आएगा। ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन होगी, समझ में आया, और ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी, और टोटल कंबाइन करके ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन हम बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत छोटा टॉपिक था हमारा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।